हिंदी के सांस्कृतिक कथा जगत का एक ऐसा नाम है जिसके लेखन पर आज थोड़ा सा स्थितियां बदल गई। हर व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल है और उसको इससे मतलब नहीं है कि वो संसार को कितना पढ़ा है। संसार हेमंत शर्मा जैसे लोग जिस नए तरीके से जिस भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं वो आनी चाहिए और हो सकता है वो जल्दी ही आए। इस तरह से हरि अनंत हरि कथा अनंता कितना कहूँ। और मुझे तो लगता है कि इसमें इनका कर्म जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक कहीं इन्हें जो ईश्वर ने दिया है, इन्हें मनु शर्मा के पुत्र के रूप में पैदा किया है, वह कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा मम बुद्धे प्रकाशाय रक्षादीप नमोस्तुते रक्षादीप नमोस्तुते। प्रख्यात लेखक जिन्होंने कृष्ण महाकाव्य को 8 खंडों में लिखा था, प्रख्यात लेखक मनु शर्मा के पुत्र जिन्हें लेखनी विरासत में प्राप्त हुई है, आपकी चंद ही पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमें जाना है वहाँ, इसलिए हम सीधे समारोह 2024 के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और जिनके लिए हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं और जिनका एक विस्तृत परिचय अभी आप सबने प्राप्त किया। डॉक्टर हेमंत शर्मा जी, मेरे लिए आदरणीय हेमंत भैया, और आप मुझे उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करके लाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जैसी शख्सियत का सम्मान करने योग्य अभी तो मैं स्वयं भी नहीं बन पाई। मेरी अपनी राजनीतिक यात्रा में आदरणीय हेमंत शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। हर व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। मेरा उनसे कुछ वर्षों का संपर्क है। उनके व्यक्तित्व की विराटता, विशालता और विविधता को भी मैंने देखा है और उनके साथ जब भी मैं समय व्यतीत करती हूँ तो मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हेमंत भैया ज्ञान का भंडार है, अनुभवों का पूरा कोश है उनके पास और उनके साथ बैठकर हर पल आनंद से परिपूर्ण होता है। साहित्य, लेखनी, ये तो उनकी ताकत है ही, लेकिन उनके अपने व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं जिनको जब आप उनके संपर्क में आएंगे और जानेंगे तो आपको बेहद प्रसन्नता होगी। जिसने नहीं भी पढ़ी है उसे पढ़नी चाहिए, वो आनंद से भर उठेगा। उसमें जो उन्होंने कैरेक्टर्स चुने हैं, जो पात्र उन्होंने चयनित किए हैं, काशी के समाज के वो सामान्य जन जो शायद उनके जीवन में अलग अलग दौर में उनके साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन एक साहित्यकार की नज़र से उन्होंने जिस बारीकी से उस पात्र का चित्रण अपनी उस पुस्तक में किया है, वो बापू अखबार वाला हो, लंगड़ा मोची हो, हीरो पान वाला हो, चंपाबाई हो या फिर बनारस के डोम राजा, वो एक पुस्तक मैंने पढ़ी है और वो मन को छू लेने वाली उनकी रचना है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए पुनः विंध्य कन्या पीजी कॉलेज परिवार को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।
दक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। देखिए, मैं कहूँगा कि मैं आभारी हूँ विंध्य कन्या पीजी कॉलेज राबर्टगंज और इस आयोजकों का, न्यास का, जिन्होंने मुझे ठाकुर प्रसाद सिंह जी की स्मृति में पुरस्कार दिया। ठाकुर प्रसाद सिंह हिंदी के बहुत बड़े कवि थे। वो छायावाद और छायावादोत्तर कविता की वह संधि के कवि थे, जिन्होंने कविता को सीधे छायावाद से और छायावादोत्तर सीमा से सीधे प्रौढ़ावस्था में पहुंचाया। अद्भुत गद्य लेखक थे। मुझे लगता है, मुझे जो खुशी हो रही है ये पुरस्कार पाकर, उससे ज़्यादा खुशी है ठाकुर पुरस्कार के जरिए ठाकुर प्रसाद जी को याद करके। और मैं इस बात के लिए इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुरस्कार के जरिए ठाकुर प्रसाद जी की स्मृति को जीवंत किया। सर, जिस तरीके से मतलब अभी देश के जो माहौल है, आप साहित्यकार भी जगह जगह मतलब लोगों के विचारों को भी सुनते, अपने विचार आप लिखते भी हैं, जिस तरह से एक मतलब माहौल बना हुआ है कि कटेंगे तो बटेंगे, तो आपकी क्या राय है मैं इस पर कोई राय व्यक्त नहीं कर सकता और ये मैं इस काम के लिए यहाँ आया भी नहीं। बीच में मौजूद हैं जो इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के विरुद्ध अकेले एक अथक योद्धा की तरह खड़े हैं। टूटते हुए परिवारों के दौर में उन्होंने एक इतना बड़ा परिवार समूचे देश में बना रखा है, फैला रखा है। जब आप उसके बारे में उस सच्चाई से अवगत होंगे तो आप आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और केवल परिवार उन्होंने बढ़ाया ही नहीं है, उस परिवार का पूरी तरह से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ऊर्जा से, पूरी लगन से उसका संरक्षण और संपोषण भी ये इस तत्परता से करते हैं कि आपको आश्चर्य हो जाएगा। मित्रों, सहयोग करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने वाले बहुत से लोगों को आप जानते होंगे। ऐसे लोग इतिहास में समय समय पर मौजूद रहते हैं, लेकिन हेमंत जी केवल वैसे ही नहीं हैं। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मित्रों के लिए उनके सपनों की सीढ़ी बन जाते हैं। बीच में मौजूद हैं जो इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के विरुद्ध अकेले एक अथक योद्धा की तरह खड़े हैं। टूटते हुए परिवारों के दौर में उन्होंने एक इतना बड़ा परिवार समूचे देश में बना रखा है, फैला रखा है। जब आप उसके बारे में उस सच्चाई से अवगत होंगे तो आप आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और केवल परिवार उन्होंने बढ़ाया ही नहीं है, उस परिवार का पूरी तरह से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ऊर्जा से, पूरी लगन से उसका संरक्षण और संपोषण भी ये इस तत्परता से करते हैं कि आपको आश्चर्य हो जाएगा। मित्रों, सहयोग करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने वाले बहुत से लोगों को आप जानते होंगे। ऐसे लोग इतिहास में समय समय पर मौजूद रहते हैं, लेकिन हेमंत जी केवल वैसे ही नहीं हैं। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मित्रों के लिए उनके सपनों की सीढ़ी बन जाते हैं। लगता है कि वो बहुत आगे है। और मित्रों, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि हेमंत को ईश्वर ने इतनी गहरी स्मरण शक्ति दी कि वह स्मरण शक्ति केवल लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में एक बार
जिससे मुलाकात हुई, जिससे आत्मीय संबंध बना, वो कितना हो दिन बाद उनसे जब मिला होगा या उसने जब फोन किया होगा तो हेमंत को अपनी स्मृति पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। चाहे हेमंत लखनऊ में जनसत्ता की पारी खेल रहे हो या आज TV9 के श्रेष्ठ डायरेक्टर की पारी। हिंदी नवगीत परंपरा की शुरुआत उनसे होती है। अब ये बात है कि किन कारणों से वो बाद में नहीं लिख पाए, तो उसकी कुछ वजहें हैं। जो मैं सोचता हूं कि उस पर भी विचार कर ही लेना चाहिए। हिंदी समाज और हिंदी आलोचना ने ठाकुर प्रसाद जी के साथ बहुत न्याय नहीं किया। जो उनकी प्रतिभा थी, उन्हें तार सप्तकों का कवि होना चाहिए था। वे हिंदी समीक्षा के साजिशन शिकार हुए। मुझे लगता है कि वो हिंदी आलोचना की लड़ाई हार गए थे, जिसके लिए 1984 में उनका संग्रह आया, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व और वक्तित्व, भाषण देने में भी उनका कोई सानी नहीं था। उनमें कबीर की अक्षरता, प्रेमचंद की सहजता और सपाट बयानी और प्रसाद का माधुर्य था। एक बात और खास, ठाकुर प्रसाद जी की कविता में छायावादी बोझिलता नहीं थी। वो इतनी संप्रेषणीय कवि के चीज थे कि उनकी कविताएं आपको सुना चुके हैं इंदिवर जी, लेकिन मुझे जो अद्भुत कविता लगती है, एक बिंब प्रस्तुत करती है सहज भाषा की, अनुपम छंद, संवेदनाएं, लोक जीवन की उपस्थिति। रास्ता गांव से नदी तक नंगे पांव आता, रास्ता गांव से नदी तक नंगे पांव आता, फिर डुबकी लगाता उस पार निकल जाता। आपने देखा होगा जो पगडंडियां आती हैं नदी के पास, वो इस पार भी होती हैं और उस पार भी। उसके लिए उनका ऐसा बिंब विधान, पूरे साहित्य में वो आंचलिक बिंबों से फटा हुआ है। मैंने पहले कहा था कि मैं ज़्यादा कविता सुनाऊंगा नहीं, हालांकि मैं सुनाने का मूड था मेरा। उनका गद्य भी लुभावना है, चिकोटी काटता है, सपाट और संप्रेषणीय है। उमेश जी ने कहा कि मैं उस परंपरा का आदमी हूँ। शायद वो कहना चाहते होंगे कि मैं उनकी नकल करता हूँ। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं उनकी नकल करता हूँ, और नकल कभी असल होता नहीं है उमेश जी, तो वो नकल ही होगा। मेरे गद्य लेखन के बारे में यहाँ ढेर सारी बातें कही गई। मैं उस कसौटी पर खड़ा हूँ या नहीं, ये तो काल तय करेगा। लेकिन मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे निबंध मेरा गद्य जो है वो न संस्मरण है, न रेखा चित्र है। इसमें इतिहास भी है, परंपरा भी, समकालीन राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी भी है, वैदिक पौराणिक आख्यान भी, बौद्धिकता भी है, पर हार्दिकता के साथ विषयों के साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व भी खुलने लगता है। तो हेमंत जी ने जिस संतुलन के साथ बातें की और बहुत संक्षेप में सारगर्भित ढंग से हमारे सामने अपनी बातें रखी, उससे हम लोगों ने उन्हें और बेहतर ढंग से जाना। उन्हें मैं एक पुस्तक जो भारतेंदु समग्र उन्होंने बहुत पहले, आज से हमें लगता है कि लगभग 40 साल पहले संपादित की थी। मैं चर्चा कर रहा था कि उस समय वो पुस्तक 30 रुपये में मिलती। भारतेंदु समग्र 30 रुपये की आती, पूरा भारतेंदु का साहित्य। आज अगर अकेले भारतेंदु का साहित्य लेना चाहेंगे तो 15-20 हज़ार से कम नहीं लगेगा। तो वो जो संपादन उन्होंने किया, तो उस क्रम में फिर और भी कुछ पुस्तकें आई, तो वहाँ से मैं उनको जानता हूँ। और जो एक दृष्टि होती है एक संपादक की, एक पत्रकार की, एक लेखक की, और यह कि कम शब्दों में किस तरह से
अपने भावों को, विचारों को समायोजित किया जाता है, यह कला तभी से उनमें दिखाई पड़ने लगी थी। इसके अलावा उन्होंने जो बहुत चर्चित पुस्तक है उनकी, देखो हमारी काशी, या एक पुस्तक जो हमारी जो परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी विरासत, हमारे मूल्य, इन सब को संजोती हुई जो पुस्तक उनकी द्वितीयो नास्ति नाम से आई थी, जो कैलाश मानसरोवर की एक अंतर यात्रा पर केंद्रित है। ये सभी पुस्तकें और इसके अलावा भी बहुत कुछ, ये सब मिलाकर एक मुकम्मल स्वरूप प्रस्तुत करती हैं एक व्यक्ति की, एक ऐसे पत्रकार की जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में समान रूप से अपनी दक्ष है, और ऐसे वक्त में जब शब्द अपने अर्थ से दूर जा रहे हैं, शब्द विश्वसनीयता खो रहे हैं, बहुत सारे पत्रकारों को हम लोग देख रहे हैं और उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझ मना ही मन रही है। तो ऐसे वक्त में जब शब्द से भरोसा उठ रहा है, कोई व्यक्ति, समाज, एक परिभाषा यहाँ कई बार उद्धृत की गई, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये एक बड़ी पुरानी और एक तरह से सर्वमान्य सी बात है। और एक फ्रांसीसी लेखक थे, पेंढारकर नाम था। ये बच्चियों से मैं बातें कर रहा हूँ, जानकार लोग तो जानते ही हैं। तो पेंढारकर ने कहा था इस बात को, साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसका ही अनुवाद है। बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई और ये हुआ कि साहित्य सिर्फ समाज का दर्पण ही नहीं है, बल्कि उसका दीपक भी होता है। जो जैसा है वैसा ही नहीं, आईना जो है, हम चेहरा देखते हैं तो देखते हैं चेहरे में हमारा, आईने में हमारा अक्स आ जाता है, और उसे देखकर हम ये भी समझने लगते हैं कि कहाँ संशोधन की जरूरत है, कहाँ कुछ हम और बेहतर कर सकते हैं। तो साहित्य इसलिए समाज का दीपक भी हुआ करता है। तो जिन मूल्यों की हम लोग बात करते हैं, पत्रकारिता का एक लंबा इतिहास है, और ये ठीक बात है कि वह दौर जहाँ से पत्रकारिता ने अपनी यात्रा शुरू की थी, वह दौर ऐसा था कि साहित्यकार और पत्रकार अलग अलग नहीं होते थे। उस समय जितने बड़े साहित्यकार थे, सब पत्रकार थे। ऐसा कृतित्व कि आज तक उनके नाम को बढ़ाने के लिए समाज, हम सब जैसे लोग आज धन्य हो जा रहे हैं। डॉक्टर हेमंत शर्मा जी जैसा सरल, जैसा सादगी वाला व्यक्तित्व, दूर दिल्ली से चल के आए एक आग्रह पर। उन्होंने बहुत सी परेशानियों को झेला होगा, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हुए भी छोटे से कार्यक्रम को करने के लिए परेशान हो जाते हैं। दिल्ली जैसा शहर, वहाँ से एयरपोर्ट आना, वहाँ से वाराणसी आना और रुकना, सब कुछ इतना आसान नहीं था। लेकिन आपकी ये सरलता है कि आपने उन सारी ही बाधाओं को पार करके हमारी बच्चियों का मान बढ़ाया। वशिष्ठ अनूप जी, विभाग अध्यक्ष BHU, जिनके बारे में अगर कहें कि उनकी जो बहुत रचनाएं हैं वो प्रकृति से भी जुड़ी हुई हैं। दो पंक्तियां उनके लिए पढ़ूंगी। उन्हीं की रचना है, जिस धराधाम ने जन्म हमको दिया, जिस धराधाम ने जन्म हमको दिया, उसकी पूजा करें, उसको सम्मान दें। जिस हवा जल से पली जिंदगी, उसकी गरिमा को हम नव्य पहचान दें। ऐसी विचारधारा को रखते हुए हमारे आदरणीय प्रोफेसर जी, जो हम सबके बीच हैं, हमारी छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। समीक्षक मुंबई विश्वविद्यालय के विद्वान, आप भी आकर के आपकी बहुत ही अच्छी बातों को सुनने को मिली, और वो बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हृदय में जा कर के बैठ चुकी हैं, जो सिर्फ कानों से नहीं सुनी गई हैं। मुझे लगता है यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, वो जब भी एकांत में बैठेंगे, आपकी बातों पर वो विचार करेंगे, और वो बातें आपकी हिंदी साहित्य के लिए, वो बातें आपकी हेमंत शर्मा जी के लिए, वो बातें आपकी जो ठाकुर प्रसाद सिंह जी के लिए कही गई हैं, वो हमेशा एकांत के पलों में हृदय से निकलकर जरूर हमारे मस्तिष्क पर छाएंगी।